हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर्स। दिस इज अमन हेयर। जैसे कि मैं आपके लिए लगातार जो सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम है 7 मार्च को, उसके लिए कुछ टॉपिक लेके आ रहा हूँ। अभी इससे पहले मैं हिस्ट्री के लिए कुछ टॉपिक लेके आया था। आज मैं आपके लिए सिविक्स के कुछ टॉपिक लेके आया हूँ। उस जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो हमारा टॉपिक जो है आज का वो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकेंड से है, और उस टॉपिक का नेम है फेडरलिज्म। इस टॉपिक का नेम है फेडरलिज्म। तो ये समझना पड़ेगा हम लोगों को किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, फेडरलिज्म क्या होता है, उसके बारे में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कि आप सीधे एग्जाम में लिख सकते हैं। और जो पॉइंट्स पढ़ने के बाद आपको ये होगा कि आप वहाँ से आंसर बना पाएंगे। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि फेडरलिज्म क्या होता है, उसके बाद हम लोग वो पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो देखिए, मैं एक फिगर लेके आया हूँ। इस फिगर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, फेडरलिज्म का मतलब ये होता है जो पावर शेयरिंग होती है, यानी कि जो पावर शेयरिंग होती है उसका एक क्राइटेरिया है फेडरलिज्म। यानी कि जब पावर शेयरिंग के तहत आप जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनको डिवाइड करते हैं। यानी कि एक यूनियन गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, और एक लोकल गवर्नमेंट होती है। यानी कि इस तरीके से कह सकते हैं, यानी लेयरिंग कर देते हैं सारी पावर इस तरीके से 1 2 3। इसको कह सकते हैं यूनियन गवर्नमेंट है, इसको कह सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट है, और इसको कह सकते हैं लोकल गवर्नमेंट है। ठीक है, इस तरीके से जब आप लेयरिंग कर देते हैं, यानी कि पावर शेयरिंग के तहत जब आप इस तरीके से लेयरिंग कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फेडरलिज्म। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, जो इंडिया है वो इंडिया एक फेडरल कंट्री है, क्योंकि इंडिया के अंदर एक यूनियन गवर्नमेंट दिखाई पड़ती है हमें, एक स्टेट गवर्नमेंट दिखाई पड़ती है हमें, और एक लोकल गवर्नमेंट दिखाई पड़ती है जो कि ऐड की गई थी 1992 के बाद। चलिए, थोड़ा सा मैं फिगर में समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको और क्लियरिटी इसमें हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले समझना पड़ेगा आपको ये यूनियन गवर्नमेंट किस तरीके से रहती है। यानी कि देखिए, जब यूनियन गवर्नमेंट किसके लिए रहेगी, ये रहेगी पूरी कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल। ये पूरी कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी। स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो ये सिर्फ स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी। स्टेट का मतलब यानी कि जो उस स्टेट का स्पेसिफिक एरिया होगा जो उनके अथॉरिटी में आता होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी। और ये जो लोकल गवर्नमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती है, डिस्ट्रिक्ट की कह लीजिए, या उसके बाद ब्लॉक लेवल की भी होती है, उसके बाद विलेज लेवल की होती है। तो इस तरीके से क्या है, ये लोकल गवर्नमेंट इस तरीके से रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से और इसमें समझने की कोशिश करेंगे। जो यूनियन गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, मैंने बताया आपको ये पूरे कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके बाद आ जाइए, इसके लिए यूनियन लिस्ट होती है। मैं लिस्ट क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट किसके लिए, यानी कि प्रोविंस, यानी बताया पर्टिकुलर स्टेट या फिर प्रोविंस की बात कर रहे होते हैं। पर्टिकुलर लोकल लेवल, लोकल लेवल का मतलब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी है, विलेज भी है, और ब्लॉक भी है। ठीक है, जरा अब जरा समझिए। अब देखिए, होता क्या है इसमें, होता ही है कि यानी कि अगर आप किसी पर्सन को पावर दे रहे हैं, यानी कि किसी पर्सन को पावर आप दे रहे हैं, और पावर देने के बाद उसको ये नहीं बता रहे हैं कि आपका अथॉरिटी का एरिया ये है, यानी कि आप इस एरिया में ही काम कर सकते हैं और इस एरिया में काम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि समझने की कोशिश करिए, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही रहते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट के लेवल की उनके पास पावर होती है। लेकिन कभी कभी आपको मतलब कि क्लैश देखने को मिलता है, शायद कह सकते हैं 2-4% ऐसा होगा क्लैश देखने को मिलता है, वरना ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक साइड के रहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक साइड रहते हैं, और कोई भी क्लैश देखने को नहीं मिलता है। ये देखने को इसलिए नहीं मिलता है, जब हम डिसाइड कर देते हैं किसी पर्सन की, यानी कि हम किसी पर्सन से कह देंगे कि आपके लिए ये काम कर सकते हैं और आप ये काम कर सकते हैं, तो जो डिस्प्यूट्स हैं वो क्या होंगे, बहुत ही कम हो जाएंगे। तो वैसे ही डिस्प्यूट्स को कम करने के लिए, यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट रहती है उसमें, और स्टेट गवर्नमेंट में, और लोकल गवर्नमेंट में क्या कर दिया, यानी कि इनमें डिस्प्यूट्स ना हो, इस वजह से क्या कर दिया गया है, हमारे इंडिया में 3 तरह की लिस्ट बनाई गई हैं। एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है। ठीक है, यानी कि और ये दूसरी हमारी लास्ट वाली है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, अब जरा आगे समझने की कोशिश करते हैं कि यूनियन लिस्ट क्या होती है, स्टेट लिस्ट क्या होती है, और कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, जरा समझिए। तो जरा देखिए, यूनियन लिस्ट का मतलब क्या है, यानी कि इसमें ऐसे सब्जेक्ट होंगे, यानी कि सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिस पे क्या करेगा, सिर्फ जो सेंट्रल यानी कि यूनियन गवर्नमेंट है वही क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है, या फिर मॉडिफिकेशन करना है वो कर सकती है। वो सब्जेक्ट कौन से होंगे, यूनियन लिस्ट में आने वाले सब्जेक्ट पे कौन काम करेगा, जो कंट्री की यूनियन गवर्नमेंट होगी वो काम करेगी। ठीक है, अगले स्टेट वाले आते हैं, देखिए इसका नाम वही लिखा हुआ स्टेट लिस्ट, यानी कि सिंपल सी बात यह है, इसमें ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिस पे क्या होगा, सिर्फ स्टेट काम कर सकती है। इस
सब्जेक्ट्स में यानी कि जो ये टॉपिक रहेंगे उसमें यूनियन गवर्नमेंट का कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं काम आता है या फिर नहीं उनको अथॉरिटी होती है इसमें कोई भी काम करने की। और सेम है यूनियन के लिए, यानी कि यूनियन लिस्ट में अगर कोई सब्जेक्ट दे रखा है तो उस पर स्टेट बात नहीं कर सकता या फिर लॉ मेकिंग नहीं कर सकता। उसके बाद समझ लीजिए यानी कुछ सब्जेक्ट ऐसे रखे गए हैं जो कि कॉमन है, यानी कि जिसपे जैसे कि यूनियन भी बात कर सकता है और स्टेट भी बात कर सकता है। यानी कि जो कॉमन सब्जेक्ट रखे गए हैं, जो कॉमन सब्जेक्ट रखे गए हैं वो क्या है, उसको बोलेंगे कॉन्करेंट लिस्ट। यानी कि इस पे लॉ मेकिंग यूनियन भी कर सकता है और इस पे ही जो लॉ मेकिंग है वो स्टेट भी कर सकता है। ठीक है, तो जरा समझ, इसके बाद समझिए जाके लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं। लोकल गवर्नमेंट के पास भी अपने सब्जेक्ट्स होते हैं और सब्जेक्ट का मतलब यानी कि जो चीज़ें उनकी अथॉरिटी में आती हैं, जैसे एक गांव में कोई सड़क बननी है, कोई नल लगना है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं जाएंगे। वो चीज़ें उनके लोकल गवर्नमेंट जो होगी यानी कि जो वहाँ के प्रधान होंगे और सेक्रेटरी होंगे आसपास के, उनसे मिला के क्या हो जाएगा चीज़ें, मतलब ये वहाँ पे करवा दी जाएंगी चीज़ें। इसमें लेवल्स होते हैं, यानी ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत के बाद आप देखेंगे ब्लॉक होता है, ब्लॉक के बाद जिला परिषद होता है। यानी कि इस तीनों लेयरिंग में सबसे बड़ा क्या होता है, जिला परिषद होता है, क्योंकि उसमें बताया गया डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है, जिला परिषद सबसे बड़ा होता है। यानी कि इसके बाद ये बनता है, फिर ये बनता है, फिर ये बनता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरे पास इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। देखिए, तो देखिए फेडरलिज्म क्या है, मैं डेफिनेशन वाइज लेके आया हूँ उसको। जरा देखिए फेडरलिज्म क्या है। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी, देखिए सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। देखिए यहाँ पे इन्होंने वेरियस लिख दिया है, चाहे तो स्टेट भी लिख सकते थे, लेकिन अगर आप यहाँ पे स्टेट लिख देंगे तो वो लोकल गवर्नमेंट जो हमारे यहाँ ऐड हुई है 1992 से, वो क्या होगा, उसमें से निकल जाएगी, यानी कि वो चीज़ें नहीं आ पाएंगी। तो यानी कि सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि यूनियन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, और जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट है यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, और जो बात कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट की। ठीक है, इसके ज़रा मेन फीचर समझ लेते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ये आप चाहें तो लिख भी सकते हैं अपने पास, और चाहें तो यहाँ से पढ़ के जा सकते हैं, आप सीधे एग्जाम में लिख सकते हैं, क्योंकि ये अच्छे पॉइंट्स हैं। तो देखिए, तो मेन फीचर क्या है फेडरलिज्म के, देखिए पहला क्या है, देर आर टू और मोर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब सिंपल सी बात है, यानी कि दो से ज़्यादा तो मतलब कि दो तो मिनिमम होना ही चाहिए, शायद तीन भी चल जाएंगे, शायद चार भी चल जाएंगे, यानी कि मिनिमम दो होने चाहिए। ये तो सिंपल सी बात है, इसका मेन फीचर है, यानी कि इसके बिना नहीं हो सकता ये सब चीज़ें। उसके बाद देखिए, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट govern the same citizen, but each tier has its own jurisdiction in the specific matter of legislature, टैक्सेशन एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। यानी सिंपल सी बात है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट की बात करेंगे तो वो भी इंडियंस के लिए है, स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे तो वो भी इंडियंस के लिए है, और लोकल गवर्नमेंट बात करेंगे वो भी इंडियंस के लिए है। लेकिन क्या होगा, जैसे मैंने क्या आपको पहले ही बताया था, ज्यूरिडिक्शन, ज्यूरिडिक्शन का मतलब देखिए, ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या होता है, यानी कैसे जो अथॉरिटी वाला एरिया होता है, जो अथॉरिटी का एरिया होता है वो सबका अलग अलग होगा। यानी कि यूनियन अलग तरीके से काम करेगा, अलग एरिया में अपने इंटरप्रिटेशन दे सकता है, स्टेट अलग तरीके से दे सकता है, और जो बचा हुआ लोकल है वो अलग तरीके से दे सकता है। यानी ज्यूरिडिक्शन यानी कि अथॉरिटी एरिया अलग अलग है सभी का, सिटीजन सेम रहेंगे उसमें। ठीक है, अगला देखिए, द ज्यूरिडिक्शंस of the respective levels or tiers of government are specified in the constitution, so the existence and authority each tier of government is constitutionally granted। यानी कि जो भी सब्जेक्ट है, ज्यूरिडिक्शन है, यानी कौन सा काम यूनियन करने वाला है, कौन सा काम स्टेट करने वाला है, और कौन सा काम लोकल गवर्नमेंट करने वाली है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं इन सब की जो ऑटोनॉमी होती है उसकी गारंटी कौन लेता है, कॉन्स्टिट्यूशन इसकी गारंटी लेता है। अगली बात करते हैं हम लोग, देखिए, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो समझिए, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसे क्लॉज, ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे पॉइंट्स जो कि इस पूरे जो फेडरलिज्म है इससे जुड़े हुए हों, और कोई ऐसे कि यूनियन ने कभी डिसाइड किया, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट आई यहाँ पे और यूनियन कहती है कि हम क्या करेंगे, इनके जो क्लॉज बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन में हम उसमें चेंज करेंगे, तो ये इस तरीके से चेंज नहीं कर सकते। इनको कंसर्न करना पड़ेगा, स्टेट से बात करनी पड़ेगी, और इनको लोकल गवर्नमेंट जो है उनसे बात करनी पड़ेगी, तब क्या होंगे, तब ये क्या कर पाएंगे, यानी कि फेडरलिज्म का जो भी पॉइंट्स हैं, यानी कि जो कंसेंट है, क्या करना, मतलब जो पॉइंट्स हैं, मैटर है, उन सब में इंटरवीन करने के लिए या फिर कोई मॉडिफिकेशन करने के लिए इन तीनों से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इन तीनों की अथॉरिटी में आता है। अगला देखिए, जो हमारा फिफ्थ वाला पॉइंट है,
कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सिंपल सी बात है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, वो सब किसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए शब्दों को जो डेफिनेशन दी जाती है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। यानी कि अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी क्या डेफिनेशन होगी ये सिर्फ कोर्ट तय करेगा। एंड द पावर्स ऑफ द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट्स एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट्स arise between different levels of the government in the exercise of their respective powers। ध्यान रखिए, इतना सब कुछ लिख देने के बाद भी अगर यूनियन के बीच में, यानी कि यूनियन के बीच में और स्टेट के बीच में कभी डिस्प्यूट हो जाता है, यानी कि कभी कभी ऐसा हो, यानी कि यूनियन वर्सेस स्टेट हो जाए, तो क्या होगा, इसमें जो सुप्रीम लीडर होगा, यानी कि एम्पायर जो होगा, वो कौन काम करेगा, यानी कि वो जो कोर्ट्स होंगे, सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, हाई कोर्ट हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकता है, वो क्या करेंगे, इसमें एम्पायर का रोल मतलब कि अदा करेंगे। यानी कि हो सकता इसमें बताया जाएगा कि जो एम्पायर लास्ट में बोल देंगे वही फाइनल होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 देखते हैं हम लोग। Sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy। यानी कि जो टैक्सेशन से पैसा स्टेट के पास आ रहा है, यूनियन के पास आ रहा है, लोकल के पास आ रहा है, यानी कि वो किस तरीके से खर्च किया जाएगा, इस बात की पूरी ऑटोनॉमी, यानी कह सकते हैं जो अधिकार है वो उस गवर्नमेंट के पास ही रहता है। यानी कि स्टेट ये नहीं पूछेगा यूनियन से कि हमें अपना पैसा कहाँ पे खर्च करना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट नहीं पूछेंगी अब स्टेट से कि हमें अपना पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए, वो अपने सब चीज़ें अपनी ज़रूरत के हिसाब चीज़ें मतलब खर्च कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारा ये 7 वाला पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। ठीक है, द फेडरल सिस्टम दस हैज डुअल ऑब्जेक्टिव, यानी कि दो ऑब्जेक्टिव रहते हैं, टू सेफ गार्ड एंड प्रोमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। अब सिंपल सी बात है, यूनिटी ऑफ द कंट्री तो हम लोग सेफ गार्ड कर ही रहे हैं, उसको प्रमोट भी कर रहे हैं, वाइल एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, यानी कि रीजनल डाइवर्सिटी की बात भी इसमें हो जाती है। देयर फॉर टू आस्पेक्ट्स आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिस ऑफ द फेडरलिज्म, यानी कि फेडरलिज्म के लिए दो जो आस्पेक्ट्स हैं बहुत ज़रूरी हैं। The government at different levels should agree to some rules of पावर शेयरिंग, यानी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये फेडरलिज्म क्या है, एक तरह का पावर शेयरिंग है। ठीक है, दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट ईच अदर। अब सिंपल सी बात है, यानी कि जब इस तरह की चीज़ें करने जा रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को यूनियन पर ट्रस्ट रखना चाहिए और यूनियन गवर्नमेंट को स्टेट पर ट्रस्ट रखना चाहिए। वुड अबाइड बाई इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट एंड आइडियल फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ आस्पेक्ट्स। म्यूचुअल ट्रस्ट का मतलब यानी कि भरोसा रखना ही पड़ेगा। ऐसा होगा, बहुत सारे बिजनेस डील्स होते हैं जो कि यूनियन और स्टेट के बीच में होते हैं, यूनियन ने मतलब बड़ा कुछ खरीदा है कहीं से और स्टेट को पैसा नहीं दिया है, या फिर ऐसा कोई दिक्कत आ रही है पैसा देने में, तो ट्रस्ट रखना पड़ेगा कि हाँ पैसा यूनियन के पास से हमारे पास आ जाएगा। एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, और एग्रीमेंट करते हैं यानी कि ये दोनों यानी कितना बड़ा डिस्प्यूट क्यों ना हो जाए, कोई स्टेट यूनियन गवर्नमेंट से लड़ क्यों ना ले, कोई यूनियन गवर्नमेंट स्टेट से लड़ क्यों ना ले, लेकिन इस बात का ट्रस्ट होता है कि ये साथ में क्या करें, ये साथ में ही रहेंगे, इसके अलावा एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते ये। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो फेडरलिज्म है वो समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और तब तक के लिए थैंक यू ऑल।